नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। साल का पहला शो। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। माय नेम इज यूनुस खान और हम आ गए हैं बी बाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं एक अपना ही शो चला रही हूँ अकेले कोने में बैठ के नहीं, बट खैर 2022 का आगाज हो चुका है और हम नए साल में माशाल्लाह से एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वी ऑल आर ब्लेस्ड। हमें एक नया साल मिला है, हमें अपने आप को सुधारने का फिर से एक मौका मिला है। एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आप अपने आप को हर रोज उठ के बेहतर कर सकते हैं। बट एक वायरसेस को लेके मैं एक बात करना चाहूंगी। जैसे कि हम 2020 से देख रहे हैं वायरसेस का सिलसिला जारी हो सारी है बड़े जोर शोर से, और ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो भरमार हुई है कि हमें रोज कुछ ना कुछ जो है बीमारियों से वायरसेस से लड़ना पड़ रहा है। बट उन्होंने एक वो डाला था, पोस्ट डाला था, जैसे कि हम लिखें कि 2020 में एक्चुअली वायरस से लोग अफेक्ट होना शुरू हुए थे। तो अब ये हमारा जो 2022 है इसको उन्होंने यूं लिखा था कि 2022, उसके बाद इंग्लिश वाला TWO, मतलब 2022 दोबारा से 2020 का आगाज आ गया, लेकिन दूसरा वर्जन आ गया, दूसरा वेरिएंट आ गया 2020 का। जी, तो ये नया 2022 है, मतलब कि 2020 लिख के आगे इंग्लिश वाला TWO लिख दिया। लेकिन अल्लाह ना करे कि 2020 का ये अगला वेरिएंट हो। अल्लाह करे कि ये साल बीमारी फ्री हो, हमें इसमें कोई बीमारी ना हो, कोई वायरस ना हो, और जितने भी लोग इस चीज से अफेक्ट हुए थे वो इस चीज से बाहर माशाल्लाह से हील कर रहे हैं। बहुत सारी मस्बत चीजें हैं जो इस साल में हम उम्मीद करते हैं हमें देखने को मिलेंगी। और जितने भी लोग पिछले साल या गुज़श्ता 1-2 सालों में कोविड की वजह से अफेक्ट हुए थे, उनके लिए मैं ये खास तौर पे अपील करना चाहूंगी कि आप सब मेरे बहन भाई हैं, प्लीज, मैं क्योंकि इंसान का दर्द समझते हैं और हम शो करते हैं एक तरह से, हम आपको अच्छी चीज बता सकते हैं, आपको अवेयर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो वी ऑल जस्ट होप कि ये वाला साल जो है इसमें कोई डिजीजेस ना है, कोई इस तरह के अजीबो गरीब से वायरसेस ना है जिससे इंसान जो है अफेक्ट हो। क्योंकि हम सब ने देखा कितनी बुरी तरह से मुल्क के लोग ही नहीं, मुल्क की इकोनॉमी और पूरी दुनिया ही बहुत अजीब तरीके से कोलैप्स हो गई थी। तो नए साल का आगाज है, हंसते मुस्कुराते बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके हम इस शो को शुरू करते हैं और अपने साल को शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम जो है अच्छे से, वैसे लेने को तो बहुत सारे रेजोल्यूशन इंसान लेता है और कुछ पूरे भी कर पाता है, मोस्टली पूरे नहीं कर पाता, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, बिकॉज इन द एंड साल कुछ भी हो, वी आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग का मसला है कि जो भी ठानते हैं ना कि हमने ये करना है, वो 100% उस पाए तक मील तक नहीं पहुंच पाते, कुछ हो जाता है, कुछ रह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस शो के शुरू में मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज गेट योर बूस्टर्स एंड प्लीज बी वैक्सीनेटेड, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये करते हैं तो आई थिंक आप 99% तो सेफ हैं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑडियंस जो हमें देख रही है शो, खुश रहना है। एग्जैक्टली खुशी बहुत जरूरी फैक्टर है आपकी जिंदगी का। एक जैसे इंसान के लिए खाना बहुत जरूरी है, ऐसे इंसान के लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमने इसको मैंडेटरी नहीं रखा हुआ, हमने इसको सेकेंडरी अपनी प्रायोरिटी कर दिया कि खुश रहे बिना भी हम बस जिए चले जा रहे हैं, अपनी जिंदगी का वक्त काटते चले जा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है। हमें लगता है कि ये आ रहा है, काम पे काम कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से हंस बोल रहे हैं, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा, या वाह क्या लाइफ है, लेकिन आपको नहीं पता उसके पीछे कितनी उसकी स्टोरीज होती हैं और कितनी उसकी पेनफुल कहानी है, क्या क्या वो बेयर कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो और ये लोग बताना ही पसंद नहीं करते, और अच्छा है ना बताएं। एक फ्रेंडली एडवाइस है कि सजदे में रो के अल्लाह से शिकायत कर लें, लोग सिर्फ मजाक बनाने के लिए बैठे, लोगों को ना ही बताएं तो अच्छा है। खुश रहें प्लीज। तो क्या आप हैप्पीनेस मास्टर में डिग्री करना चाहेंगे? क्योंकि खुशी की बात हो रही है तो क्यों ना मैं खुशी की ही एक खबर आप सबके साथ शेयर करूं, और ये काफी यूनिक एक चीज है जो आज तक नहीं हुई है। डिग्री क्या मतलब? हाँ, डिग्री जैसे कि हमें इंजीनियर बनने के लिए डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, पढ़ाया जाएगा कि हमें कैसे खुश रहना है। एग्जैक्टली आपको टीच किया जाएगा, उसमें आपकी काउंसलिंग की जाएगी, और इस डिग्री का नाम है द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। और लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, उन्होंने एक नई इस तरह की डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई है। बेसिकली दिस इज समथिंग कि जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि जिंदगी में खुशी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू, जिसे लोग निग्लेक्ट करें, वो चीज आपकी सबसे पहली होनी चाहिए। दैट इज आवर ओन हैप्पीनेस। ये डिग्री है, ये डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है। मास्टर्स की डिग्री। ओह माय गॉड। ऐसा तो नहीं होगा कोई मेडिसिन या इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक या इस तरह की चीज नहीं लगाई जा रही। इसमें किया ये गया है कि लोगों की खुशी को लेके उनको कुछ खास वेडिंग्स के साथ जोड़ दिया गया। इस तरीके से एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया जिसमें लोगों को बिठा के उनकी काउंसलिंग तो की जाएगी, लेकिन उनसे ऐसे
ऐसी फन एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ताकि वो उस चीज में एक्सेल कर सकें। अब फॉर सपोज मेरा इंटरेस्ट है, अगर मुझे बैडमिंटन खेल के अच्छा लगता है तो वो मुझे उस चीज के लिए पूरी मुझे एक देंगे प्रोग्राम, और मैं उसमें बिजी रहूंगी, और मैं मतलब एक तरह से जब मैं एक चीज करती रहूंगी तो जब मेरा दिमाग ही उस चीज में लगा रहेगा जो चीज मुझे खुशी दे रही है, तो वो जो नेगेटिव हमारे सेल होते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, उनको वक्त ही कहाँ मिलेगा एक्टिव होने का। अच्छा आनंद, मुझे एक बात बताइए, ये जो डिग्री है, मास्टर की डिग्री, ये हर एज का इंसान कर सकता है? फॉर एग्जांपल हमारे बुजुर्ग हैं, हम अगर चाहें तो हम क्या उनको एडमिशन दिलवा सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरी तो उम्र मतलब कुछ ही साल रह गए। होता है ना, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अब हम क्या करें, हमने तो अपनी उम्र गुजार ली, बस बेटा जी रहे हैं। मैंने खुद सुना है तो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं जिंदगी से। अरे भाई नहीं, ये सबके लिए, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि सिर्फ जैसे यूनस को बुला के सिखाएंगे या कायनात को बुला के सिखा लेंगे, नहीं, उनके लिए एज ग्रुप का कुछ इसमें नहीं है। आप डिग्री कुछ ग्रेजुएशन होना जरूरी है? नहीं, इसके लिए वो भी होना जरूरी नहीं। अच्छा, डायरेक्ट मास्टर की डिग्री? तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपकी जिंदगी में खुशी से ताल्लुक है। तो डिग्री तो मिलेगी ना? डिग्री मिलेगी और उसके बाद आप खुश रहेंगे। तो ये जॉब ये उसके claim बाद कर तो रहे हैं। कौन सी जॉब? क्योंकि हमें तो सिखाया गया पाकिस्तानी को डिग्री मिलेगी, उसके बाद जॉब, फिर शादी। अगर आप खुश रहेंगे ना तो आपकी सारी जॉब्स ऑटोमेटिकली आपके पास खुद चल के आएंगी। यू विल अचीव द मेन हैप्पीनेस इन योर लाइफ। उसके बाद हर चीज का रास्ता खुलता जाएगा। तो गड़बड़। अनम, मुझे ऐसा लगता है कि ये आई मीन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज है, जवानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, बट वो आपको पता है घर में आई मीन बुजुर्ग होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं या परेशान हो रहे होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जवान के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, बट मुझे लगता है जो लोग बुढ़ापे के उस स्टेज पर हैं उनके लिए बहुत। अच्छा उशिया, आपकी ये बात में थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि जितना मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो इनको डिग्री मिल रही है, क्या उस डिग्री का इस्तेमाल वो इस तरह से कर सकते हैं कि दूसरों की काउंसलिंग करने की एक बेसिकली उनको डिग्री मिल गई है कि अब मैंने अपनी कोई जगह पर क्लिनिक खोल दी है और अब मेरे पास डिग्री है, इस तरह की पूरी डिग्री है, और अब मैं तमाम लोगों को जो है उनकी काउंसलिंग कर सकती हूँ। ये तो कर रहा है, लेकिन वो डिग्री होगी। तो मैं इस तरह की कह रही हूँ, क्योंकि जो काउंसलिंग वगैरह करते हैं उनके पास भी एक अलग डिग्री होती है। अनम, आप अगर ऐसा है तो बहुत बेहतर चीज़ है। और आप इनके सवाल का जवाब दें, क्योंकि इन्हीं के सवाल से मेरा सवाल भी है। जो लोग बाकायदा फॉर एग्जांपल ये डिग्री की टीचर्स, जो उस्ताद हैं, वो लोग कौन है और वो लोग बेसिकली क्या पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट होगा? तो एग्जैक्टली ये बड़ा जरूरी सवाल पूछ लिया, और ये लोग भी जानना चाहेंगे आखिर वो कौन लोग हैं महान जो हमारी जिंदगी में खुशी लाएंगे। इसका जवाब दूंगी आपको ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, मास्टर डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। कायनात ने बहुत अच्छा सवाल किया, सना ने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा भी बहुत अच्छा सवाल है। वो अनम बताइए कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। मुझे बताएं ये जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, ये किधर है? ये यूनिवर्सिटी है लाहौर में, UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, सेंटर ऑफ हैप्पीनेस भी इसको कहा जाता है। लेकिन फिलहाल ये एक कैंपस काला शाह काकू में मौजूद है, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में ये और भी कैंपसेस में मौजूद होगा। बट क्योंकि अभी इट्स जस्ट स्टार्टेड, तो वो पहले एक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ के लोग कितना उस चीज में रुझान, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। काला शाह काकू, काला शाह काकू, ये नाम कौन रख रहा है एरिया से? पंजाबी रखना है ना, काकू तो उसको कहते हैं ना, बेटे को, बच्चे को, छोटे काका। ओ काके थे। देखिए उन्होंने नाम ही इतना फनी रखा है कि लोगों को सुनते साथ हंसी अभी से आ रही, तो उसके बाद देखिए क्या क्या वो गुल खिलाने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। मुझे तो डर है कि कहीं और एक और खतरनाक ना है। नहीं, लेकिन अच्छा, मैं अपने टॉपिक को समाप्त करूंगी, फिर आप लोगों को दूंगी। लेकिन उससे पहले आप दोनों का एक बड़ा जरूरी सवाल था। जो लोग रिमोट हमें बैठे हाथ में कि भाई कौन है वो महान लोग जो हमें खुशियां देंगे जिंदगी में, तो बहुत मैं आपको बताती चलूं कि कोई आम लोग नहीं है। जैसे आपने कहा था कि वो हम यहाँ से सीख के अपने खोल लें क्लिनिक से, लोगों की काउंसलिंग करने लग जाए। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो खुद वो जो अफेक्टेड है लोग अपनी जिंदगी में थके हारे, वो कैसे, वो तो खुद ठीक हो रहे हैं ना, वो अपनी हील करके सेल्फ हीलिंग से लोगों को नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो लोग हमें हील करेंगे, अब आप वो सुन लें, वो है मशहूर साइकोलॉजिस्ट और दुनिया भर से बेहतरीन डॉक्टर्स, और उन्होंने ये फैकल्टी का वो हिस्सा बनेंगे। कोई आम डॉक्टर्स नहीं कि जाके मैं बोलूँ आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन तो मैं भी आके आपकी काउंसलिंग कर दूं। नो सॉरी, आपके पास डिग्री, आप खुद डॉक्टर होने चाहिए। और मशहूर साइकोलॉजिस्ट, आप साइकोलॉजिस्ट बनना कोई आसान काम थोड़ी है, हर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। हाँ, ये अलग बात है, हर कोई आजकल बना हुआ है कि आए मैं आपकी काउंसलिंग कर दूं, आप परेशान हैं मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके सारे मसले ठीक कर दूंगी। ऐसा नहीं होता, इंसान ये नहीं कर सकता। यू नीड टू बी अ प्रॉपर डॉक्टर, इसके पीछे पूरी तालीम और पढ़ाई होती है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जी। अच्छा, काउंसलिंग जरूरी है, लेकिन यहाँ बात हो रही थी खुशी के हवाले से, तो मैं तमाम तर हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, बच्चों तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है।
सबसे पहले तो मैं छुट्टियां खत्म हो रही हैं? नहीं, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों से ही मैं शुरुआत करूंगी अपने टॉपिक का कि आप में से कौन कौन ऐसा है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल आप रेगुलर नहीं जाते थे और अपने किसी दोस्त को कह देते थे मेरे बदले का यस मिस कर देना। कभी नहीं किया। पुराने मुद्दे ना निकाले। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। Me too, मतलब actually. आप पूरे साल जाते थे? वेरी पंक्चुअल। आई मीन समर वेकेशन भी होता था, आई मीन स्कूल की बात होती तो उसमें भी इतना बोर हो जाते थे। एक महीना आपने चिल किया, दूसरा मंथ जो है वो आई कितनी अच्छी बात है। अच्छा चलता हूँ दुआ में। अच्छा, मुझे भी जाना पड़ेगा मेरा। अच्छा यूनुस, आप जी मैं उनमें से था। हाँ, मैं भी उन्हीं में से थी। बहरहाल मेरे साथ भी हमेशा यही होता था, इवन यूनिवर्सिटी तक होता था कि मैं आज ये नहीं आ रही, मेरे बदले का यस मिस कह देना। और जो अटेंडेंस बेसिकली ऐसे होती है कि इस तरह की शीट होती है, इसमें हम अपना एक रोल अभी तो नंबर थोड़ी देर पहले लिखते हैं। डिग्री थी? अब शीट बना ओके। इस तरह की शीट होती है, इसमें हम अपनी साइन करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और वो कोई भी कर सकता है। मैं नहीं आ रही यूनुस, मेरे उनके बदले दिल में जो छुरी अब चल रही है ना की सोच। यूनुस, अगर मैं नहीं आ रही तो आप मेरे बदले का नाम और साइन लिख लेंगे, खुशियाँ आप लिख लीजिएगा। तो ये साल के अंदर मेरे ख्याल से 30-40 दिन तो ऐसे चलते हैं स्टूडेंट्स के, हकीकत में चलते हैं सबके। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट्स क्यों क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, तो हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बड़ी बुरी खबर है कि अब जो है वो कॉलेजेस में बकायदा से बायोमेट्रिक सिस्टम लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट्स अ वेरी गुड थिंग। या एग्जैक्टली, जरूरी है। गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात अब है। मुझे पता है फैजान, बिलाल, रशीद और आजम का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहले क्या था, आजम की जिम्मेदारी थी दूसरी लड़कियों की भी प्रेजेंट लगाने की। आयशा, फजीला, हाँ आयशा, अनम और पता नहीं ये शमीला के भी पता क्या होगा। वो टीचर बोलते थे आयशा, फजीला, कायनात, उर्शिया कोई नहीं है क्लास में, लेकिन आजम की जिम्मेदारी होती थी कि टीचर ने बोला आयशा प्रेजेंट मैम, ऐसा ही है। किसी और मगर ने बोला यूनुस ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज होना, बायोमेट्रिक होना। जैसे कि ऑफिसेज में भी चीजें लगी हुई हैं तो ये अच्छा पता चल जाता है कि कौन आया कौन नहीं आया, और पूरी मंथ की जो शीट है वो प्रॉपर्ली निकलती है। और ये स्कूल में, कॉलेजेस में ये होना बहुत जरूरी था। आपको पता होगा कि जितने भी यंगस्टर जो बच्चे होते हैं, जैसे कि 9 मैट्रिक के जितने भी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल बंद करके उसके बाद वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, मूवीज देख ली या मतलब कहीं पर भी चले जाते हैं, व्हाटएवर। आप लोगों को पता ही है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो कितने तेज हैं। तो ये बायोमेट्रिक होना बहुत जरूरी था, इसलिए कि माँ बाप भी परेशान होते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल तो जाते हैं। अभी ये बेसिकली मैं एक चीज क्लियर कर लूं उर्शिया आपकी बात में, वरना कुछ वो ना चला जाए इम्पैक्ट, कि ये अभी सिर्फ कॉलेज तक महदूद है। यानी कि जी अभी जो इन्होंने स्टार्ट लिया है वो है कि 50 कॉलेजेस जो है वो सिर्फ सिंध के अंदर सिस्टम ला रहे हैं, और सिर्फ 50 ऐसी जो है वो कॉलेजेस हैं जिसमें ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो लगा दिया गया है, और उनका ये टारगेट है कि वो 335 जो है वो मजीद कॉलेजेस में ये सिस्टम ला। मगर सना ये बहुत अच्छी बात है, अगर कॉलेज में भी ये चीज हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में भी आ जाएगी। जी मेरा सवाल ये कि देखिए, एक तो है ना कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज गए, टीचर ने बायोमेट्रिक किया, उसके बाद वापसी पे आपने अंगूठा लगाया। स्टूडेंट क्या एंटर हुआ, उसने लगाया, एक क्लास ली, 2 क्लास ली, तीसरी पे आउट हो गया। अच्छा, आपका जो ये माइंड चल रहा है ना, यकीन मानिए ये माइंड मेरा भी चला था, और मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक जैसे ही हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये रात बड़े ना स्केल यहाँ पे यूं रख के पेन डाल देते। ये टीचर्स जो थे ना जालिम, यूं करके यूं दबा देते थे। Oh my God. अल्लाह पूछेगा। मगर अब तो अलाउ नहीं है ये। कौन से कॉलेज काला शाह काकू। पे ये अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा ये बिल्कुल हकीकत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका जो है वो दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। मैं एक बहुत अच्छी जगह पे, नाम नहीं लूंगी मैं उस चैनल का, मैं जाती थी तो मुझे पता था मेरी ड्यूटी का टाइम क्या है ना, तो ऑन स्क्रीन के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप वहां पर ना आपको दिखना ही है। अगर आपका टारगेट फिक्स है कि आपको 9 बजे के टाइम पर है और आपको 10 बजे की न्यूज़ में या प्रोग्राम में बैठना है, तो आप नहीं जा सकते, आपको दिखना ही होगा। लेकिन जब मैं ऑफ कैमरा काम कर रही थी तो मैं क्या करती थी, सुबह सुबह गई, मैंने अपना जो है वो बायोमेट्रिक किया, मैं चली गई, और मैं रात के टाइम पर, मतलब जो मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो रहा होता था उससे मैं 2 घंटे पहले आती थी और वैसे बैठ जाती थी जैसे मैंने पूरा दिन काम किया है। सो ये अक्लमंदी थी। अब मैं ऐसी बिल्कुल, यानी कि ऐसे चोर जो हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चैनल्स वाले हैं वो आप केस कर सकते हैं इन पे, इन्होंने आपसे बहुत पैसे चोरी किए। आप जिनकी रोल मॉडल्स है वो भी यकीनन यही करेंगे। लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ जब से मैं ऑन स्क्रीन। अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं। मुझे आपकी न्यूज़ और आपकी न्यूज़ जो है वैसे बहुत अच्छी
लगी क्योंकि साल अभी स्टार्ट हुआ और अभी से हमें कुछ पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीजें मिली, जहाँ पे हमने 1-2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं क्योंकि ये बंद वो बंद, कुछ नहीं था आपके पास। मैं पहले अनम की जो न्यूज़ है उस पर बात करना चाहूँगी। वाकई अनम, इस तरह की न्यूज़ आप लेकर कहाँ से आती है जिसमें मेरे बहुत सारे सवाल और यकीनन ऑडियंस से भी बहुत लोगों के सवाल जो है ना दिमाग में आते होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये डिग्री का जो मकसद है कि मास्टर की डिग्री शायद मे भी उन लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए कि जो लोग कभी भी स्कूल नहीं गए होंगे या कभी नहीं गए होंगे, उन्होंने हमेशा बच्चों के बारे में ही सोचा होगा, अपनी खुशियाँ मतलब साइड पे करके दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा। या आई एम सॉरी टू से अगर मैं बहुत ओपनली बोलूँ तो वो लोग कि जिनके पास बचपन में इतने पैसे नहीं थे और उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने जॉब्स की, मजदूरी की और फिर एक टाइम आया कि वो सेटल हो गए, लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी जाने का बड़ा शौक था। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिन्हें यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बार जाना है। एग्जैक्टली, तो ये बहुत अच्छा रीज़न है। वैसे ही उन लोगों को मुझे लगता है ये खुशी देने वाली रीज़न है। और जहाँ तक सना की बात है ना कि सना ने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है कॉलेजेस में और ये वो, मेरा तो बैड लक ये था कि मेरी अम्मा टीचर थी, तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ी तो मेरी अम्मा टीचर थी, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं था। खाला की शादी भी हो रही होती थी तो मैं मेहंदी लगा के कॉलेज में जा रही होती तो मम्मा पहले ही एप्लीकेशन लिख देती थी कि चलो ठीक है, ये रीजन है। मतलब बहुत डिसिप्लिन और लेकिन सपोर्ट बहुत मिलता है जिसकी अम्मी अगर टीचर हो। नहीं नहीं यूनस, बहुत देखिए वही बात है कि आप कितनी अपनी जॉब के साथ लॉयल हैं, वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन है। मैं किसी पे भी ऐसे बात नहीं कर सकती, बट ये चीज़ थी कि ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी और अगर कोई भी मेरी दोस्त बंक करती थी क्लास तो मैं भी बल्कि घर से कोई हो कायनात तो फेवर्स नहीं मिलते, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नहीं मिलते, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ कि जो बंक करते थे उनके लिए आज मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है साल की। सबसे पहले वैसे आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी सना, आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी, लेकिन मैं आपकी न्यूज़ पे बात करना चाहता हूँ। कहाँ से लाती है ये न्यूज़? बट ओवरऑल देखा जाए, मैं जा रही होती हूँ, मिल जाती हूँ, उठा लेती हूँ। लेकिन इसमें भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इंसानी दिमाग और यहाँ के बच्चों का दिमाग जो है ना एलन मस्क से भी आगे है, वो इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अंगूठे के प्रिंट्स बना लेंगे वो, एक ही जाके 4 लोगों के प्रिंट्स लगा देंगे। आप बिलीव करते हैं इस चीज पे? अंगूठे का प्रिंट निकालना बहुत मुश्किल है। रिगार्डिंग व्हाट? थंबप्रिंट? इतना लेकिन बच्चों का दिमाग वहां तक नहीं जा पाया। बच्चे नहीं होते, बच्चे कोडिंग कर रहे हैं आज के बच्चे नहीं, यूनस आप चीख के सबको स्कीम बता दें। मगर मुझे नहीं पता, पुणे भी बता दे। वाकई में यूनस, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं। जैसे कि कोविड आया था तो उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं हमें होता, मास्क लगा के बाहर घूम रहे हैं, कोई भी उनको फिक्र फाका कुछ भी नहीं था। और वाकई में वो बच्चे बीमार भी नहीं हुए थे। और माशाल्लाह इतनी अच्छी न्यूज लेकर आई हैं। मतलब माशाल्लाह दोनों हमारे जो मोतबर को एंकर्स हैं बहुत अच्छी न्यूज, गुड न्यूज सुनाई है उन्होंने। और जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो पहली दफा बहुत अच्छा काम किया। ये बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम था, मुझे लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि बच्चे जो है वो खराब नहीं होते। बच्चों से पूछे पहले कि तो यूनस हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम अच्छी बातें कर रहे थे, आज हम मज़ीद अच्छी बातें करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि साल का पहला शो जो है हम खुद पॉजिटिव हों, आपको पॉजिटिव रखें, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग पॉजिटिव हैं और यहाँ पॉजिटिविटी जो फैली हुई है कि काश आप लोगों को मैं मज़ीद बता सकती। बट एनीवे, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेलियर। जितनी बार आप फेल होंगे, जितने बुरे हालात से आप गुजरेंगे, उतने ही अच्छे हालात में आप जो हैं अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, अपने आप को मजीद जो कहते हैं ना कि पावरफुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके अंदर होंगी कि मैंने तो बुरे हालात देखे, अब अच्छे हालात आए तो भी मैं ईजी हूँ, इससे बुरे हालात आएंगे तो भी मैं ईजी हूँ। हर चीज़ में वो कहते हैं सब्र शुक्र करना चाहिए। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगी जो है तो चीनी चपाटी, लेकिन उसकी पूरी लाइफ जो है, मैं जब उन्हें पढ़ रही थी, उनकी जो पूरी लाइफ है, व्हाट एग्जाम्पल। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अक्सर उनकी पिक्चर्स देखती थी, उनके कोई ना कोई कोट देखती थी, तो मैं कहती थी वाह व्हाट अ नाइस। ये बातें कहना आसान है क्योंकि आप अमीर हैं, आपके पास पैसा, आपने गरीबी नहीं देखी होगी, आपने फेलियर्स नहीं देखे होंगे। अगेन मेरी गलत जजमेंट थी, तो आज मैं आप लोगों की जो ये जजमेंट है वो भी सही करूंगी, जो हम लोगों के लिए करते हैं जब हम उन्हें देखते हैं खुश, अच्छे कपड़े पहने हुए या किसी सीट पे बैठे हुए, तो तब हमें लगता है इनकी लाइफ में सब अच्छा है, जैसे कि मेरी मोहतबर और को एंकर ने कहा था।
बट एनीवेज बात ये है कि ऐसे कौन से इंसान हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा क्योंकि इनका नाम मैं थोड़ा सा बाद में बताना चाहूंगी। पहले मैं इनके फेलियर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं ताकि आप लोगों को भी सुनने में एक हौसला मिले। हम और गेस करेंगे ये गेम खेलेगा। वाटर कूलर मिलेगा जी, आपको मेरा मग मिलेगा। अभी सस्पेंस में रहना, ठीक है? जी जी सीरियस मोड। हाँ ये ना सीरियस ओके, मैं इंडिया की जर्नलिस्ट बन जाती हूँ। नहीं अनम प्लीज ऐसा मत बोले, वो आपके बिल्कुल इक्वल मुझे नहीं लगती क्योंकि हाँ, उस काबिल भी नहीं है। बट मैं एनीवेज एजेंट। ओके ओके प्लीज उनको स्टोरी कंटिन्यू करने दें प्लीज कायनात। थैंक यू सो मच रुशिया, यही पॉजिटिविटी की बात मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी। मतलब ये पॉजिटिविटी नहीं है। जी न्यूज़ जी न्यूज़ ये जिस शख्स के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जब मैं उनका नाम बताऊंगी या पिक्चर, क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पे पिक्चर भी आप लोगों को दिखाएंगे तो हर एक इंसान कहेगा ओ हाँ इन्हें तो मैंने देखा, इन्हें तो मैंने देखा। मैं आप उनकी लाइफ के बारे में मैं ये बात कर रही हूँ कि प्राइमरी स्कूल में वो 3 बार फेल हुए हैं, ठीक है? 3 बार फेल हुए। जब वो कॉलेज में गए थे तो कॉलेज में उन्हें 3 बार जो ना टेस्ट, जो एडमिशन टेस्ट होता है उससे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक। फिर जब वो कॉलेज से रिजेक्ट हुए तो वो यूनिवर्सिटी हार्वर्ड जो है वहां पर वो गए तो उन्हें 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार रिजेक्शन मिली है यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उन्होंने नालायक ओके, एक्सट्रीम नालायक ना, या एक होता है नालायक, एक होता है एक्सट्रीम नालायक। नालायक शायद आपको अपनी ही इस बात से जो है मुझे आपने मेरी ये खुद बात की चीजें याद आ जाती है, मुझे मेरी खुद की चीजें याद आती है ना, इसलिए मैं कहती हूँ एक्सट्रीम नालायक। लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया आगे जाकर। तो मैं भी तो हो गई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कह रहा हूँ। अच्छा प्लीज। तो फिर जब वो अपना फूड चेन जो है एक बहुत मशहूर फूड चेन है जिसका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ पे किसी को भी ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करते, किसी का भी ब्रांड। तो मशहूर फूड चेन में जब वो नौकरी के लिए गए तो उन्हें वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि अनम और यूनस, उर्शिया, सना, एक जगह तो उन्हें इतना ज़्यादा जो है सिवियर रिजेक्शन फेस करना पड़ा कि 24 लड़कों में से 23 लड़कों को सिलेक्ट कर लिया और उन्हें कहा कि गेट आउट। या और मतलब वही वाली बात है ना कि जब आपके साथ इतनी रिजेक्शन होती है। अच्छा देन उन्होंने ना पुलिस में उन्होंने कहा कि मेरा वैसे तो कुछ बन नहीं रहा तो मैं कौम का ही कुछ बना दूं, खुद का कुछ नहीं बन रहा, फिर भी उनमें एक पॉजिटिविटी इतनी, मैं बताने का मकसद ये कि इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर थी कि उन्होंने कहा कि माइट भी जो है मेरी सेलेक्ट, मैं जहाँ जॉब के लिए जा रहा हूँ वो जगह मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो जॉब मुझे सूटेबल नहीं करेगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं पुलिस में ही अप्लाई करूँ और पुलिस की जॉब में भी उन्हें रिजेक्शन। एंड ऑफ द डे तमाम लोगों ने उन्हें दुनिया का मतलब उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं जैसे दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन्हें मनूस इंसान समझना स्टार्ट कर दिया। मैं कहूँ लिटरली मनूस, एग्जैक्टली मनूस इसलिए कहा कि बदकिस्मत इंसान है, बल्कि ये तो कहीं भी जाता है तो बदकिस्मती हो जाती है वहाँ पर। इतनी सारी चीज़ों के बाद अब मैं आप लोगों का ज़्यादा जो है इम्तिहान नहीं लूँगी, सबर की घड़ी जो है वो ख़त्म होने वाली। अब मेरी बात सुनेगा, मैं पहले उन शख्स की अचीवमेंट बताऊंगी और फिर अचीवमेंट्स भी मैं हाइड करने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूंगी उनका नाम, आप लोगों को गेस करना होगा। ये हम प्योर वाली फिल्म है ये वैसे। जी फिल्म तो अभी रहती है, ट्रेलर दिखाया है मैंने आपको। कंपनी जो ये जो शख्स है जिन्हें रिजेक्शन मिली हमेशा जिंदगी में, इनकी कंपनी दुनिया की सबसे लाइक कहते हैं ना अमीर 8वें नंबर पर, दुनिया की जितनी अमीर कंपनीज है उसके 8वें नंबर पर आती है इनकी कंपनी। और साथ ही साथ ये चाइना के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। और क्लैप तो बनती है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। बिल्कुल क्लैप बनती है इनके लिए और ऐसे हर इंसान के लिए जो कभी हार नहीं मानते। और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ चाइनीज बिजनेसमैन तो हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं और को फाउंडर भी हैं अली बाबा, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अली बाबा ग्रुप और को फाउंडर यूंगफिंग कैपिटल, इसके भी को फाउंडर हैं और ये बहुत सक्सेसफुल है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि बताएं इनका नाम क्या है। यूनुस को बहुत जोर से नहीं, पहले अनम आप बताएं। जी मैं बताता हूँ जी चचा, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था, ये सवाल आप लोगों के लिए भी जल्दी से YouTube पे कमेंट करें, लेकिन हाँ तब तक जवाब आपको पता चल जाएगा। जी यूनुस आप मुझे भी आता है टीचर मुझे भी आता है। पहले आप लेडीज फर्स्ट ओके लेकिन ऐसा ना लगे कि इट्स 2021 सेंचुरी और जो औरतें हैं वो मर्दों के हुकूक खा रही हैं। तो आप बोलिएगा, मैं बता देती हूँ उनके इनिशियल जे और एम से आते हैं। टीचर उनका नाम है जैक अम्मी। यूनुस कह रही है। अनम आप बताएं। जैक माँ आप बताएं।
जय का No idea. अली बाबा idea. अली बाबा जी बिल्कुल अनम, ये वाटर कूलर ये मग आपका हुआ जी। उनका नाम है जैक ये मेरा है। ओके जेके, जस्ट किडिंग। उनका नाम हुआ जैक मार्क। यूनस ने और अनम ने बिल्कुल ठीक बताया, और इन्होंने भी कहा अली बाबा कहीं तक पहुंच गए। अली बाबा तो मैंने खुद बताया था अली बाबा से, तो इसलिए पता है अलीबाबा एक्सप्रेस ना, ठीक है बस। तो बहुत सारे लोग जो इनके बारे में नहीं जानते थे, आज आप ये जान रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि ये बहुत ही दुनिया के अमीर तरीन शख्स है। तो मैंने आज आपको उनकी फेलियर्स बताया और ये भी बताया कि लोगों ने उन्हें गिराया लेकिन वो नहीं गिरे। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव की, एक पॉजिटिव होने की और पॉजिटिविटी अपने अंदर फैलाने की और दूसरों के भी माहौल में पॉजिटिव रहने की अच्छी जाती मिसाल है। जी, जीती जाती मिसाल है। सो अनम, आप क्या कहेंगे जैक मार्क के बारे में? हाँ, जैक मा के बारे में यही बोलूंगी कि फेलियर्स इंसान को वाकई बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। और लड़कियां तो गिर के उठना, चलो उनको तो उनके उसमें क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको डिजाइन ही ऐसा किया, वो टफ एग्जामिनेशन से गुजरती हैं और उनकी जिंदगी के जो इतने उतार चढ़ाव। बट मर्दों का, बिकॉज यहाँ पे आप हैं मर्द, तो ये इसलिए मैं आपको बार बार पॉइंट आउट करते बात कर रही हूँ कि मर्दों का इस तरीके से फेलियर को अपना वो बनाना कि कमजोरी को स्ट्रेंथ बना के उसके खिलाफ लड़ना और फिर अपने आप को प्रूव करना, अपना लोहा मनवाना, मर्दों के लिए चीज वाकई हैट्स ऑफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मर्द जो है कमजोरी अपनी कोई डाउनफॉल के बाद किसी गलत चीज में नहीं लग जाती, क्योंकि मेजॉरिटी गलत चीजों में पड़ जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं मैंस ईगो हर्ट, मैंस ईगो हर्ट। मैंने कभी इतना नहीं सुना कि एक औरत की ईगो हर्ट हुई। मैंने हमेशा यही सुना मैंस ईगो हर्ट हुई, मैंस ईगो हर्ट हुई। तो इतनी ईगो इनकी तो हर्ट की गई है, तो फिर इन्होंने करके दिखाया। जी यूनस। जी सर, मैं एक बात कहूँ, देखिए गिरते सब हैं, गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना बहुत बुरी बात है। तो ये लाइफ में आपने कहा वुमेंस जो है वो हौसला नहीं खोती, सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो वुमेंस का हौसला टूट जाता है। अगर एक शादी की मैं नॉर्मल बात करूं कि अगर किसी की शादी हो रही है, एक बार रिजेक्शन हुई, दूसरी बार रिजेक्शन हुई, तो वो हौसला उनका टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। इसी तरह एग्जाम में हो, कुछ भी हो। लेकिन अच्छा, मर्द इसके मुकाबले में होते हैं, ऐसा नहीं है मर्द स्ट्रांग नहीं होते, मर्द बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो बहुत सारी सख्तियाँ जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैंने खानदान के सरदार को भी बाहर जो है अपनी फैमिली के लिए गालियां खाते देखा है। तो ये जब मैं बात कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा डीप बात है। लेकिन जहाँ तक रही कामयाबी की बात, तो एक ही चीज़ है, ज़िंदगी के अंदर कभी भी आपने जब भी प्लान करना है, प्लान बी के बारे में मत सोचें। जब आप प्लान बी बनाते हैं ना, जब तब से ही आपकी शिकस्त वहाँ पर दिखने लगती है। प्लान ए बनाए, उसी को मुमकिन करने की हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन गालियां खाना क्या मजबूत होने की निशानी हो, तो हम भी खा लेते हैं कभी कभी, बच्चे भी बहुत खाए हैं। हम लोग तो पेड़े भी खाए। बात है कि जिंदगी में प्रोग्रेस करके कुछ बन के दिखाओ। काश आप वो समझ पाए जो मैंने कहा। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आई एग्री टू योर ओपिनियन। हर किसी का अपना नजरिया और सोचने का तरीका लगे। दिस वाज योर ओपिनियन और मैं अपनी सोच इंपोज नहीं करती किसी वाह जी उर्शिया। वाकई में आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मायूसी जो है वो कुफर है, और इंसान अगर गिर के दोबारा उठे तो वो उसे कहते हैं जीत। ठीक है, मायूस हो जाना वो तो आपने फिर अल्लाह ताला का जो है वो शिर्क करने वाली बात होती है कि आप अल्लाह ताला से बिल्कुल हट गए हैं और आपको जो है जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे काफी सारे लोग देखे हैं जो कि एक अगर उनको कामयाबी नहीं मिली वो बिल्कुल पीछे आ जाते हैं, मतलब वो नशे में लग जाएंगे या घर में पड़े रहेंगे, वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे कि नहीं अब मेरा हो नहीं सका। बट जो हमेशा अपने लिए फाइट करता रहता है वो उसको जो है वो फाइटर कहा जाता है। जी यूनस। देखें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात की, माशाल्लाह आप इतनी ज़हीन और अच्छी अच्छी बातें अल्हम्दुलिल्लाह। गलत फहमी फख्र करना चाहिए। अली बाबा पे पहले बात कर लेते हैं। जैक माँ, जैक अम्मी, जैक अबू जो भी हैं, इनकी जो कंपनी अली बाबा, इन्होंने बहुत ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में पहुंचाया। बताता हूँ कैसे। उन्होंने एक कंपनी यहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं ले सकता लेकिन नाम चेंज करके बोलूंगा, अलमारी, अगर आप समझ गए, ऑनलाइन ऐप है वो उनके पास है। और इन लोगों ने बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो आपके कह सकते हैं कि बिजनेस है, जो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ट्रैवल करता है, जो बढ़ता है, जो अंदर के एक दूसरे के साथ सर्विसेज एक्सचेंज होती है, तो ये एक बहुत अच्छी इन्होंने हरकत की। एंड फॉर पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान ऑलरेडी दोस्त है। कमिंग बैक टू, अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, रिजेक्शन एट टाइम्स क्या होता है कि मर्द का रिजेक्शन वो है ना, वो दिखा भी नहीं सकता अपना। अगर हौसला, मर्दों के भी हौसले टूटते हैं, मर्दों के हर पल पे हौसले टूटते हैं। आपको आइडिया नहीं है, कोई बंदा अपनी फैमिली के लिए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि वो बॉस के सामने उसकी नाजायज बात को भी बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि ही हैज अ फैमिली टू फीड। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्ररी औरत जो है, क्योंकि वो इमोशन निकाल देती है, हथियार, आंसू वाला हथियार जो है वो पल पल पड़ता है। औरतें ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, एक्सप्रेसिव भी होती है, और मर्द एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो अपने दोस्तों में कहेगा अबे क्या लड़की है क्या, घर वालों के सामने करेगा अबे पागल तुम रो क्यों रहे हो। बीवी के सामने कर नहीं सकता क्योंकि उसके सामने उसका भरम है, तो वो किसके सामने रोए, दोस्तों के सामने। सिंपल से मैंने बताया, दोस्तों के सामने रोएगा अबे लड़की है क्या रो रहा है, तो ये मर्द भी रोते हैं, मर्द का भी हौसला टूटता है।
कमिंग बैक टू दिस थिंग कि रिजेक्शन से कैसे आप कोप अप करें। आई एम टेलिंग यू, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो बिल्कुल जमीन में चले जाते हैं, मैं कुछ नहीं, अब क्या होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 1440 मिनट्स, 1440 मिनट्स, 1440 मिनट है आपके पास दिन के। एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस पिच कर सकते हैं, एक मिनट में आप ऑडिशन दे सकते हैं, एक मिनट में कोई चीज अपलोड कर सकते हैं, एक मिनट में कुछ चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज दैट 1 मिनट, and when you're going to utilize that 1 minute, you're going to be successful like Jack Ammi. But to all women out there, you are really strong. You are phenomenally exceptional. There is no one who can match your energy. क्योंकि औरत को, मर्द को हाकिम बनाया फितरतन, और औरत की फितरत में झुकाव डाला गया, और उसके साथ साथ उसको बहुत मजबूत रखा गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अर्शा, मैं एक बात मुख्तसर सी कह दूं तो फिर आप जो है कंटिन्यू करिएगा बात को। मेरा इनकी लाइफ को और जर्नी को पढ़ने के बाद मैं ये अक्सर आप सुनते होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कायनात में आज गूगल पे ये नया कोट अपडेट करूंगी, नीचे कायनात काज़मी I लिखूंगी। just want to say one thing, आपके जो कोट है बस एक बार बोल दूं, आपने बोला प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमन आर ऑलरेडी परफेक्ट। नाइस, वेरी नाइस। देखिए, पहली बार आपने कोई ये अच्छी बात बात आपने कहकर हम सबको भी इज्जत बख्शी और तमाम देखने वाली खवातीन को भी इज्जत बख्शी है। यही बात है यूनुस, आज सब लड़कियां फैन हैं इनकी। जी, यही बात है कि हम सब आपको, जी बिल्कुल ठीक है यूनुस आपने, इसीलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि अक्सर हम जो चीज़ें हमने बचपन से देखी हैं डिफरेंट लोगों में, वो यहाँ पर आपके ओपिनियन एक डिफरेंट वे में जान के मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि आप मेरे को एंकर हैं या मैं आपकी को एंकर हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि मैंने इनकी लाइफ की जर्नी पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती, नहीं, फेलियर भी आपको परफेक्ट बनाती। लेकिन मेरी इस बात को प्लीज गलत उसमें ना लीजिएगा। एक तो डर लगता है बहुत सारी चीजें कहते हुए, कि ऐसा नहीं है कि आप कर भी सकते हैं तो आप बोले नहीं मुझे रिजेक्शन चाहिए। रिजेक्शन अगर आपको नेचुरली आपने कहीं जाया, अपना बेस्ट दिया, इनपुट दिया, सब चीजें दी, फिर भी आपको रिजेक्शन मिली तो उससे डिसहार्ट नहीं हो, ना उम्मीद ना हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात की आपने, और बहुत अच्छा टॉपिक भी था जिसमें काफ़ी सारे लोगों के आई मीन कोई उम्मीद भी टूट गई होगी तो वो भी दोबारा से जो है वो जाग गई होगी। मुझे ऐसा लगता है मर्द और औरत जो है वो दोनों बैलेंस हैं, और उनके अंदर दोनों बैलेंस की जो है वो ताकत है, वो हर चीज़ को चाहें तो वो विन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि औरत कमज़ोर है या मर्द कमज़ोर है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, दोनों के अंदर बैलेंस है। बट वही बात है कि उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज वो दोनों चीजें जो है वो बैलेंस है। उषा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कहा कि बैलेंस लेके चलते हैं, मर्द और औरत की इक्वल जिम्मेदारी है। और ये तो फिर भी हम सिटीज की बात कर रहे हैं। आप अगर रूरल एरियाज में चले जाएं, दैट इज मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, वहां पे सीन कुछ और ही है। मैं आपको मैं आपको जरूर डिटेल में बताऊंगी। प्लीज सना, कुछ आप कहना चाह रही हैं? तो मैं आपको एक चीज बताऊं यूनुस, देखिए ये हकीकत बात है। जैसे हम जब भी बैलेंस की बात करते हैं ना, तो जब हम देखते हैं कि देखिए शहर में आप एजुकेशन हासिल करते हैं, आपकी सोच काफी ओपन हो जाती है। सोच जो है ना, उसे ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने शो में भी बार बार इसी चीज के बारे में बात करते हैं। हम हमेशा हुकूक के बारे में बात करते हैं कि माशरे के अंदर दोनों, जो मर्द और औरत है, दोनों के बराबर हुकूक है, ऊपर नीचे ना करें। लेकिन यही चीज हम बिल्कुल मुख्तलिफ देखते हैं जब हम गांव देहात में जाते हैं। वहां पर जिस नजर से औरत को देखा जाता है, जो डिसरिस्पेक्ट वहां पर, ऐसा नहीं है सब, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सब मर्द एक जैसे नहीं होते, सब औरतें एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उनको रिवायात के तौर पर जो है बहुत नीचे झुकावा, यानी कि एक आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, आपकी तोड़ दी जाती है। तो औरत को सिर्फ और सिर्फ, औरत प्यार की चीज है, इतना मत झुकाओ कि उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट जाए। आई डिसएग्री। मेरे ख्याल से गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में वुमन की रिस्पेक्ट ज्यादा एज कंपेयर्ड टू सिटीज। आप गए हैं कभी वहां? यूनुस, गैरत के नाम पे कत्ल भी बहुत है। मैं भी वहां पर रह चुकी हूं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। वहां पे अगर क्योंकि पंचायत सिस्टम होता है, मैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में होता होगा, वही बात है कि मेजॉरिटी केसेस आर इन सिटीज एज कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि मैं वहां पर रह चुकी हूं, बहुत टाइम तक वहां रह चुकी हूं। मैं भी देखें, हम जब भी किसी पॉइंट पर बात करते हैं, जो एक्सपीरियंस आपका है वो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो एक्सपीरियंस मेरा है वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हम सिर्फ और सिर्फ, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, मैं अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हम दोनों लेकिन हम दोनों एक दूसरे पर फोर्स नहीं कर सकते कि प्लीज आप चीज पर बिलीव करें। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई मैंने भी आपको भी कुछ लोगों की जिंदगी इनके एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट, तो कुछ लोग अब जैसे कि वहां पर मैं बिल्कुल नाराज नहीं होती, इवन मैं किसी से भी नाराज नहीं होती। आप बेशक नाराज ना हो, लेकिन हमारे कमर्शियल वाले नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो इंतजार में बैठे, ब्रेक का टाइम हो गया है। मिलते हैं नो नाराजगी वाले ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे मर्द और औरत के बैलेंस पे कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मुझे लगता है कि औरत और मर्द जो हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर एक अजीब सी ताकत होती है अगर वो यूटिलाइज करना चाहें तो। ये काफ़ी लंबी डिबेट है, तो ये बात करना भी मुनासिब नहीं है क्योंकि हम हर बंदे का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, हर बंदे का अपना डिफरेंट माइंड होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। मेरे पास आज एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। फिर से मैं स्टार्ट हो गई हूँ गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ तकरीबन ही गुड न्यूज़ थी माशाल्लाह से। जैसे कि हमारी कायनात, छोटी सी क्यूट सी कायनात हमेशा कहती हैं कि गुड न्यूज़ जो है वो हम लोग हमेशा अपने शो में एक टॉपिक जो है वो लाजमी होता है, बट कायनात ने वाकई में आज ठीक बात बोली है कि हम सब ने आज जो है वो गुड न्यूज़ ही लेकर आए हैं। हमारे फार्मर्स जो हैं, आप लोगों को पता होगा कितनी परेशानियों से, कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग दाल, चावल, सब्जियां जो भी हम खाते हैं, ये कितना किसान के लिए कितनी मुश्किल से ये बनती हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों को सबको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्यूबवेल जो है वो सारी चीज़ों को आगे पानी ट्रैवल होता होता जो है वो पूरी फसलों में जाता है, फिर वो जो फार्मिंग जो है वो बेसिकली बनती है। तो आप मुझे थोड़ी थोड़ी अपना ओपिनियन बताएं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी गुड न्यूज़ बताऊंगी इसके हवाले से कि आप लोग उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनकी चीज़ें जो हैं वो कैसी ठीक होनी चाहिए और क्या उनके बारे में जो आप लोगों की राय है। मुझे लगता है किसान हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे घर में वही वाली बात है कि हम कितना भी एफर्ट करें कुछ भी, लेकिन सब्जियां कौन प्रोवाइड करके देगा। मैंने नहीं लोगों को देखा कि अपने गार्डन में जो है, कुछ लोग करते हैं अपने गार्डन में, ठीक है, सब्जियां वगैरह, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हम छोटे पैमाने पर करते हैं, वो बड़े पैमाने पर करते हैं हमारे लिए चीज़ें ईजी करने के लिए। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत से ये एक तरह से रिक्वेस्ट है कि किसानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, जी बिल्कुल कायनात, इस बात से मैं आपकी एग्री करती हूँ। फैसलाबाद से आमिर ज़हूर हैं और इमामुल हक जो हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ बनाएं कि जो कि फार्मर्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद भी हो और उनके लिए काम करने के लिए भी ईजी हो जाए। फसलों में पानी डालने की एक टाइमिंग्स होती हैं और पानी आने की भी एक टाइमिंग्स होती हैं, तो वो बेचारे सारा दिन वेट करते थे, पूरी रात उनको जागना पड़ता था, बहुत तकलीफ से जो है वो चीज़ों को फेस कर रहे होते थे। बट ये आमिर और जो इमामुल हक हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फार्मर्स के लिए जो है वो ज़िंदगी आसान कर दें। उन्होंने बेसिकली एक डिवाइस बनाई है जो घर से ही डिवाइस को मॉनिटर करेंगे और चलाएंगे। और कैसे चलाएंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रॉपर एक स्क्रीन होगी और डिवाइस होगी और रिमोट कंट्रोल होगा, कब उनको पानी देना है, कब उनको पानी नहीं देना, ये प्रॉपर इनके पास एक स्क्रीनिंग चल रही होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जब छोटी होती थी, जब मैं पंजाब और ये मतलब विलेज में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि बेचारे किसान कितनी बुरी हालत में, गर्मी में, सर्दी में, वो चीज़ नहीं देखते। उनको ये होता है कि हाँ जी, हमें अपनी फसलें जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बनानी है और आगे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कराची जो है वो बिजनेस हब है और यहाँ पर तो कोई भी हम चीज़ लगा देते हैं वो बिक जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, झूठ हो, कुछ भी हो, बट वहाँ पर उन लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो एक खाने का एक दाना बनता है। आप लोग जैसे प्लेट एक सजाते हैं, ठीक है, उसमें कितनी सारी चीज़ें आप लोग, अच्छा ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा, बट आप लोग कभी एहसास करें कि वाकई में उसमें कितनी मेहनत होती है, कितनी चीज़ों को फेस करके वो एक प्लेट बनती है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सॉरी टू कट यू, बट आपकी न्यूज़ से लग रहा है कि वाकई अब टेक्नोलॉजी का दौर है। या एग्जैक्टली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऐसे तो लोग मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ, एक तो हमारे स्टूडियो में भी शायद मौजूद हैं जो सब्जियां नहीं खाते। मैं सिर्फ गोश्त खाता हूँ, सब्जियां नहीं खाता मैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं कि सब्जियां खाते हैं, गोश्त नहीं खाते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑफ कैमरा की बात। अच्छा, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी कि अब लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, क्योंकि शहरों में तो बहुत सारी चीज़ें सिटी लाइफ में हमें प्रोवाइड की जाती है, बट विलेज में इस तरह की टेक्नोलॉजी और फिर उनके लिए लाइफ ईजी करना ही मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की जीत है। नया साल और रेवोल्यूशन आ रहा है। अनाम रेवोल्यूशन आ नहीं रहा और रेवोल्यूशन आ गया। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपसे उर्शी पूछना भी चाहूँगी कि आपने कहा ट्यूबवेल जो है उसको उसके ऊपर टाइमिंग सेट की जाती है और घर से ही उसे मॉनिटर किया जाता है। सो मतलब ये, क्योंकि मैंने जितना देखा है गांव में देखा है, और हम स्पेसिफिक खेलने भी जाते थे वहाँ पर कि गोल सी ट्यूबवेल होती है, वहाँ से पानी बहुत सारा आता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे तो नहाने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं जब आप गाँव में अगर रह रहे हैं तो किस तरह से कोई डिवाइस है जो कि ट्यूबवेल पर सेट की गई है? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूँगी कि वो पिक्चर ज़रूर लगवाएं ताकि
आप लोग भी देखेंगे वाकई में कितनी तरक्की हो गई है गांव विलेज में। स्पेसिफिकली जो गुड न्यूज़ है वो तो रह ही गई आपको बताना कि यूएन ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें 37 मुल्कों ने जो है वो शिरकत किया था। उसमें 157 जो है प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएंगी और उसमें से जो है वो सेकंड पोजीशन जो है वो फैसलाबाद को मिला। इट्स अ गुड अचीवमेंट। उर्शा, ये तो वाकई बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है फार्मर्स के लिए फसल को की देखभाल करना, क्योंकि ये इतना मुश्किल है। हमें सिर्फ जो सब्जी आप बोल रहे हैं फराहम होती है, उसके पीछे की कितनी स्ट्रगल और जर्नी है, वो एफर्ट मुझे पता है। पेस्टिसाइड्स का ख्याल रखना होता है, फिर ट्रैक्टर्स होते हैं, सारी जदीद मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, देन उनका एक मौसम होता है, फिर उसको हर चीज़ से कीड़े वीड़े भी लग जाते हैं फसलों को, उससे हिफाजत करना, और मतलब और उसके बाद क्वालिटी का उनको बड़ा खास तौर से ख्याल रखना होता है, नहीं तो आगे से लोग खरीदते नहीं और उनको उस तरीके से मुनाफा नहीं होता। तो आप सही बोल रही हैं अगर उन्होंने, लेकिन और पानी तो अहम बेसिक मैंडेटरी चीज़ है जिसके बगैर फसल उगती नहीं है, तो खेत खलियान नहीं होते। बिल्कुल ठीक। तो हर चीज़ की इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन पानी वाला जो उन्होंने उनकी सहूलत की और ज़िंदगी आसान कर दी है, बहुत अच्छी बात है। आई वुड लाइक टू ऐड के देखिए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस शो टू दैट 850 मिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स हुए। ऑलरेडी हमारा चैनल थोड़ा सा डेफिसिट हुआ है, जो अच्छी बात है कि इंपोर्ट्स कम हुए, एक्सपोर्ट्स बढ़े। टेक्नोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल $20 बिलियन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, $20 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, सिर्फ एप्पल है जो उसकी सेल्स हैं, जो एप्पल प्रोडक्ट की सेल्स है, वो मोर देन $25 बिलियन की वो हो रही है, उनके पास पैसा जा रहा है उनके कंट्री में। तो सेम गोज आपको टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल 1 किलो चावल, ठीक है, और एक मोबाइल की चिप छोटी सी, उसमें कितना जमीन और आसमान का फर्क है, बट उसकी कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1 किलो चावल की। तो वो अगर हम टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ना, एग्जैक्टली, तो हमें टेक्नोलॉजी कम्पीट करना पड़ेगा। अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन और लालची होना है और पागलों की तरह काम करना। अच्छा यूनुस, इंशाल्लाह कैसबिट करेगा, इंशाल्लाह वो ऑलरेडी कर रहे हैं और ज्यादा मजीद करेंगे ताकि हम जो है पूरी दुनिया कर सकें। Exactly, और पूरी दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी के मामले में कम नहीं है। यस। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो वाकई में स्पेसिफिकली जो है कोई भी चीज़ हम लॉन्च करने वाले होते हैं तो वो दिमाग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के लिए भी हम करें, लेट सपोज हम फ़ोन बना रहे हैं तो हमें दिमाग लोगों का पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ आगे बनती है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो फार्मर्स को बिठाया, ये फैसलाबाद के लोगों को बिठाया, उनसे पूछा कि भाई आप लोग की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस डिवाइस में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने फार्मर्स की चीज़ों को जो है वो माइंड सेट लेते हुए उन्होंने ये चीज़ को लॉन्च किया। माशाल्लाह, तालियां होनी चाहिए आमिर ज़हूर साहब और जो दूसरे हैं इमामुल हक साहब, बेचारे का क्रिकेट करियर तबाह हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बाहर हो गया, तो अब उन्होंने माशाल्लाह से काम करे मुल्क के लिए। जोक्स असाइड, ये इंजमामुल हक के भांजे नहीं है, ये दूसरे इमामुल हक हैं, लेकिन माशाल्लाह से एंड वी नीड पीपल लाइक देम, यंग होंगे ऑब्वियसली। जी जी। अच्छा यूनुस, इन्होंने तो देखे ना कि बाहर जाकर भी इन्होंने अपने झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। अच्छा, ये जो डिवाइस है मैं उसके प्राइस बता दूं, काफी सारे लोगों के माइंड में भी ये बात आ रही होगी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए की है और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, फार्मर्स की जिंदगी स्पेसिफिकली आसान हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो बेचारे जो है वो, इसकी लाइफ कितनी है? अनम, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी। वहाँ यहाँ पर तो लोगों की लाइफ की कोई गारंटी नहीं कि कब इंसान के साथ क्या हो जाए, ये तो टेक्निकली चीज है और ये कब खराब हो जाए। क्या सवाल का जवाब दिया, ऐसे सवाल को डॉज किया ना मैट्रिक्स की तरह। यूनुस, देखे ना, आपको पता है कि ये जमाना जो है वो, आज हम फोन लेकर आते हैं, लेट सपोज डब्बा पैक फोन था और वो खुला उसके बाद नहीं चला, तो टेक्निकली चीजें खराब हो गई। मैं आपकी ना उसमें अगर खुल के जबान में बताऊं तो कहूंगी ये यूनुस आपको कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ओए वाह वाह, ये चाइना की मशीन बताइए। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है और मुझे लगता है कि हमारी और मजीद गपशप होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करें, आप इधर आके परफॉर्म कर सकते हैं। आपके माशाल्लाह से हम वॉइस नोट शो में यूज़ करते हैं, प्ले करते हैं, फिर आपको गिफ्ट भेजते हैं। आप अपनी सेल्फीज़ भेजने में कंजूसी करते हैं, आप सेल्फीज़ भेजें ताकि वो भी हम शो पे लगाएं। जो हम इतने अच्छे महंगे महंगे आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आप फोटोज़ खींचें और हमें भेजें। अभी हमारे साथ मौजूद है एक वॉइस नोट। जी वॉइस नोट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना है, मैं कराची से बात कर रही हूँ और मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और मेरे हस्बैंड भी देखते हैं। और मैं बस ये ऐड करवाना चाहती हूँ अपना पॉइंट कि उर्दू ज़बान को ज़रा अहमियत दी जाए, क्योंकि हम लोग जो है
अलग अलग उसमें बढ़ चुके हैं। देखें, कोई बर्गर है, कोई कुछ है। अब हम इन पार्टीज में जाते हैं, शादियों में, हर जगह वहां पर इंग्लिश बोली जाती है ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश लैंग्वेज गलत है या इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये है कि हमारे बच्चों पे भी यही असर पड़ता है फिर ये कि इनको उर्दू जबान की अहमियत का नहीं पता। अब ये है कि अब उर्दू ज़बान हमारा फ़ख्र है, और मैं ये चाहती हूँ कि आपके प्रोग्राम के थ्रू अगर मेरा ये मैसेज बच्चों तक और सब लोगों तक पहुँच सके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फरजाना कि आपने रब्ता किया। इसी तरह आप लोग भी जो है वो हमारे हिस्सा बन सकते हैं प्रोग्राम का। सामने दिए गए नंबर पर आपने कांटेक्ट करना है, यूट्यूब पर जो है वो आपने कमेंट्स करने हैं, ईमेल्स करने हैं आपने। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर, स्पेसिफिक पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम कहीं पर जाएँ, लाइक अगर मैं किसी तालीमी इदारे की भी बात करूँ, तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यहीं से शुरू होता है। वो होता है हमारे तालीमी इदारों से, कि हमारे तालीमी इदारों के अंदर भी वहाँ पर बच्चों को जो है, मैं आपको सच बता रही हूँ, तालीमी इदारों में बच्चों के राइट होते हैं कि आपकी मर्जी है कि आप एग्जाम उर्दू में देना चाहते हैं या आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको फोर्स किया जाता है कि आप जो है, क्योंकि टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको नोट्स बनाने पड़ेंगे उर्दू में, तो वो बच्चों पर बोझ डालते हैं, यानी कि वो फोर्स करते हैं कि नहीं, आप उर्दू में एग्जाम नहीं दे सकते, आपने इस चीज़ का एग्जाम इंग्लिश में ही देना है। इंग्लिश अच्छी ज़बान है, हम उसे बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अब पीछे हैं, वो इसलिए है कि हमने अपनी कौमी ज़बान की खुद ही इज्जत नहीं की है। जो उसकी इज्जत 1947 में बहाल करवाई गई है, वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। सना, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है बच्चों को हर तरह की आनी चाहिए, वाकई में आनी चाहिए। हम किसी भी लैंग्वेज को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कहीं भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं, डिफरेंट मुल्क में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं और आपको आनी भी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता होगा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको जो है वो इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जी उर्दू बोलेंगे बच्चे, हमारा जो है वो स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और उसके ऊपर स्पेसिफिकली फाइन लगता है। स्कूल में आप चले जाएं, आप जी मदर फादर जो है वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे, हम आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। क्यों? एग्जैक्टली हमारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्यों हम हटते जा रहे हैं इन सब चीज़ों से? रफली 6500 लैंग्वेजेस इस दुनिया में जो बोली जाती हैं, और ये दुनिया अभी की बात नहीं करी, जब से दुनिया हमारी स्टार्ट हुई थी, मैं तब से लेकर अब तक का ओवरऑल एक कैलकुलेशन दिया मैंने, रफ सा फिगर। और कहा जाता है कि इंग्लिश दुनिया में, ठीक है, इंग्लिश इज़ द वेरी ईजीएस्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज, और बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि किसी भी कल्चर की जो खूबसूरती होती है ना, वो इसकी ज़ुबान होती है। और हम अपने हेरिटेज से पीछे जाते जा रहे हैं और हम अपनी ज़ुबान को खोते चले जा रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंग्लिश हमारी मस्ट हैव्स होती है ना, कि करने ही करना है। उनमें से दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग, कि अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो दैट मीन्स हम दुनिया से बहुत पीछे, और मुआशरे में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, और आगे आप जो भी आपके है काम वाम करने का, उस सब में आपको बहुत सारी इस चीज़ का ऐसे बैकलैश फेस करना पड़ेगा। बट स्टिल जो लोग इंग्लिश सीख के बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, तो इंग्लिश से ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इस दुनिया में अभी भी टॉप है, लाइक स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, अरेबियन, और ये सारी लैंग्वेज है। बट इंग्लिश, क्योंकि बात वो ये कि हमारा वो जो आपका वॉइस नोट था उसमें आपने बेसिकली एम्फसाइज इंग्लिश लैंग्वेज पर किया है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखे, लेकिन अपने बच्चों को बेसिक भी सिखाएं, क्योंकि कल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जहां आपके बच्चे को इस उर्दू से भी एग्जामिन किया जाएगा, तब आपको जो है बहुत बुरे तरीके से फेलियर का सामना करना पड़ेगा। सो बेटर बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड द वर्स्ट बोथ। बिल्कुल खूबसूरत कहा अनम ने, उर्शिया ने और सना ने, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही हूँ उसके बाद आप लोग अपने बहुत ज़्यादा ओपिनियन देने लगेंगे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि रिलैक्स होकर मेरी बात सुनिएगा प्लीज़, उसको कहीं और तोड़ मोड़ के आप भी ना समझेगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी और मैंने ये चीज़ फेस की है, क्योंकि मैंने बाहर भी मुल्क में जॉब की है। तो चीज़ें क्या होती हैं कि उर्दू बिल्कुल हमें बोलनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि माँ बाप जो घर में दूसरी लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, पंजाबी भी फॉर एग्जांपल, सिंधी भी, ये वो आप सब सीखें, आपका दिमाग खुलता है। आप जितनी लैंग्वेजेस सुनते हैं उतना आपका जो IQ है, आपका दिमाग और ज़्यादा खुलता है। लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि फरजाना जो भी उनका नाम था, उन्होंने खातून ने इंग्लिश पे स्पेसिफिकली बोला
तो इंग्लिश में इसलिए कहूँगी कि जब आप चाहते हैं, हर माँ बाप का एक ख्वाब है कि मेरा बच्चा किसी अच्छी जॉब पर हो, मेरा बच्चा किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर हो, तो वहाँ पे इंटरनेशनल जब आप डील कर रहे होते हैं ना लोगों के साथ, तो वहाँ इंग्लिश ही चलती है। अपने बच्चे को खुद एहसास कमतरी में ना डालें कि उर्दू सीखो या इंग्लिश सीखो, सब सीखने दें। उसका दिमाग इतना उसको एजुकेट करें कि उसमें खुद में शौक हो कि मैं ये लैंग्वेज भी सीखूंगा, मैं ये लैंग्वेज भी सीखूंगा, और उसका IQ लेवल बढ़ेगा। और इंग्लिश और उर्दू के बहस में मैं कभी इसलिए नहीं जाती क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ उर्दू मेरे लिए ज़रूरी है, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो वहाँ मुझे स्क्रिप्ट उर्दू में ही मिलता है। मैंने वो भी देखा है कि लोग बातें करते हैं, इसे तो उर्दू पढ़ने नहीं आती, ओ आपको उर्दू नहीं ठीक है, मैंने फेस किया। लेकिन मैंने बाहर भी देखा है कि वहाँ पर मैंने बहुत सारे फिलीपींस या चाइनीज़ को देखा, उन्हें प्राउड है उनकी लैंग्वेज पर, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी पोस्ट पे बैठे, उनकी इंग्लिश भी दे कैन स्पीक लाइक यस फ्रिक्वेंटली, वो स्पीक लाइक वो बात कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, मतलब ठीक है। देखें, इंग्लिश 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 इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई स्लीप इंग्लिश, आई वेक अप इंग्लिश, एंड आई ईट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट? 1947 मुल्क आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, इंडिया में 1970 तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 60 या 70 तक, ठीक है। 200 साल पहले गोरे सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हुक्मरानी करते हैं और फिर जाके मुल्कों को आजाद करते हैं। 48 के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली इनके जो बहुत सारे कॉलोनीज थी वो आजाद होती रही, क्योंकि संभालना मुश्किल हो गया था, ठीक है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों बनी इस दुनिया में? वहां से यूएस 1700 में आया और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंडिपेंडेंट फिगर बनाता रहा, सारे स्टेट्स को एक साथ करता रहा, और वो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। इंग्लिश ने पहले, आपको शायद इसका पता नहीं हो कि डॉलर्स में ही होता था सब कुछ। ये कुछ 100 साल नहीं, 60-70 साल पहले थोड़ा सा चेंज हुआ, वरना हर चीज डॉलर्स पे होती थी। कि आपकी इकोनॉमी, अगर मेरे पास जितने डॉलर्स हैं उतनी इकोनॉमी होगी। अब तो दूसरे रिजर्व भी आ जाते हैं, फॉरेन रिजर्व आ जाते हैं, डिफरेंट करेंसीज भी आते हैं, बट प्रीवियसली वो था पावर। क्योंकि यूएस पावरफुल था इसलिए इंग्लिश उनकी बनती गई, और हमारे जहन में हम गुलाम लोग बन गए थे बिफोर द पार्टीशन। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जहनी गुलाम हैं, बट हमारे जो इंग्लिश है ना, जो एक दिमाग में बना हुआ वजन कि इंग्लिश नहीं आएगी तो हम कैसे कंपीट करेंगे, और ये सच है। आपके पास इंग्लिश नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती, यू कांट कंपीट विद द वर्ल्ड। नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाई उर्दू इज इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया का मैं पहले बता चुका हूं, पूरा लिटरेचर पढ़ लें उर्दू का, सारा लिटरेचर पढ़ लें, पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक। आपने 3% या 2% पढ़ा है पूरी दुनिया की किताब का लिटरेचर। उर्दू लैंग्वेज अभी भी यहाँ पे मसला ये है, उर्दू क्यों नहीं फ्लरिश करती? यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो रैपर्स हैं, ओह माय गॉड आई केम हियर फॉर दैट, तो पढ़ा है या तो जो स्टार्स बने हुए हैं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब थे, अभी भी हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। मोइन अख्तर साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वैसे स्टार्स नहीं है हमारे पास आज। तो एक बच्चा वो क्यों फॉलो करेगा कोई उर्दू बोलने वाला? बिकॉज हमारे स्टार्स ही नहीं है जो उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोलना किसी को आता ही नहीं है, लिखना तो दूर की बात है, बोलना नहीं आता, गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गलत की जगह गलत बोलते हैं, गलती की जगह गलती बोलते हैं। मैं बस आपको एक चीज बता दूं कि स्टार्स क्यों नहीं हमारे बने। रीजन यही है कि यहाँ पे जो आप ग्लोरीफाई करते हैं वो उन लोग करते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश बहुत जरूरी है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आपके पास देखें, अगर उर्दू आती है आपके पास, और आपके पास एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए और एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। चाइनीज सीख लो बच्चों, अभी टाइम है, चौमा मामा सीख लो, वरना याजूज माजूज की कौम तब दुनिया पे रूल कर रही होगी ना, फिर आप कहोगे अरे चाइनीज अब क्यों सीखे, 40 साल की उम्र में हम चाइनीज क्यों सीखें? तो अभी से चाइनीज भी सीख लो और इंग्लिश भी पक्की कर लो, और उर्दू खुदा के लिए साफ साफ बोलो। एक आखिरी जोक बता दूं मैं, पूरी दुनिया से पूछा गया, सब लोग बैठे हैं पाकिस्तानी, कराची से लोग बैठे हैं, लाहौर से लोग बैठे हैं, इस्लामाबाद से लोग बैठे हैं। एक बंदे ने आवाज की कि उर्दू जबान का बेड़ा गर्क किसने किया? कराची वाले बोले हमने करा। But let me tell you one thing that is really important before taking the break, कि इंग्लिश और उर्दू दोनों की बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में, और होनी भी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं और मैं समझू कि मैं आपको इस जॉब पे हायर कर सकती हूँ, नो, यू हैव टू बी इक्वली क्वालिफाइड। आप में स्किल्स होनी चाहिए, आप में काबिलियत होनी चाहिए, तो आपकी इंग्लिश आपके ना फिर उसमें प्लस पॉइंट लगाएगी। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश का पता होना काफी नहीं है। लेकिन कोई भी जबान बोले सही बोले यार, सही बोले। इंग्लिश का भी आप लोग पूरा ही उसका सत्यानाश करते हैं, उर्दू का भी आपने कर दिया, पता नहीं क्या आप लोग कर रहे हैं। एक चीज बता दो बिफोर वी टेक द ब्रेक, स्कूल होता है, स्कूल नहीं होता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज तमाम तर गुड न्यूज़ के हवाले से, लेकिन क्योंकि साल तब्दील हो गया है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं और हमने बहुत सारे वादे भी अपने आप से किए हैं, लेकिन एक वादा जो हमें भूलना नहीं है वो है जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। आपको पता है कि 5 अगस्त से ही जो है वो कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, वैसे तो हालात जो है वो बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त के बाद से जो वहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो सर्च ऑपरेशन की आड़ में मासूम कश्मीरियों की जान ली जाती है, वो वहाँ पर खून रेजी जो है वो वहाँ पर एक आम सी बात हो गई है। लोग अपने जो फीमेल्स हैं वहाँ पर वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जो है वो मरते हुए देखती हैं और वो शहीद हो रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए। अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ तो देखें, साल तब्दील हो जाते हैं, वक्त तब्दील होते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुत्व सोच और RSS का नज़रिया कभी नहीं बदलता है। अभी सिर्फ 48 घंटों के अंदर कश्मीरियों का जो हाल है, वहाँ पर 9 कश्मीरियों को शहीद किया गया है 48 घंटों के अंदर कश्मीर के अंदर। और किस लिए, क्या गलती थी उनकी? सिर्फ और सिर्फ ये कि वो कश्मीरी हैं और वो अपने हक के लिए खड़े होते हैं। अभी जो है वो 9 कश्मीरी जो हैं वो वहाँ पर शहीद हो गए हैं 48 घंटों के अंदर। दिन ब दिन, मतलब एक एक दिन के हिसाब से वहाँ पर जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है, लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। आलमी इदारे भी खामोश हैं, जो OIC का डिपार्टमेंट जो पूरा काम कर रहा होता है, कश्मीर का मामला होता है, वो भी खामोशी उसने भी इख्तियार कर ली है। क्या इसी तरह साल बदलते जाएंगे? क्या हम नहीं बदलेंगे क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने सना। और सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है जब बीइंग अ गर्ल में ये बात हम कहते हैं, हम सुनते हैं, हम अक्सर शहादत की बात करते हैं, वहाँ के नौजवानों के साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है, लेकिन बीइंग अ गर्ल में ये बात करूँगी कि अपनी माओ बहनों की इस्मत दरी अगर आपको पता चले, और इस्मत दरी रोज़ जो है इंडियन आर्मी की तरफ से की जाती है उनके भाइयों के सामने या उनके वालिदैन के सामने, तो ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एक ऐसी हकीकत है जो बहुत खौफनाक है। लेकिन अफसोस जो लोग हमें ही कहते हैं ना कि पाकिस्तान को क्या मसला है, पाकिस्तानियों को क्या मसला है, तो पाकिस्तानियों को मसला है क्योंकि वो हमारी बहनें हैं और वहाँ पे जो भाई शहीद हो रहे हैं वो हमारे भाई हैं। वो नौजवान जो अपनी मुल्क की आज़ादी चाहते हैं, जिसका हक जो है, जैसे कि सना ने कहा कि हिंदुत्व सोच रखने वाले लोग उन्हें आज़ादी ना दे रहे हैं और ना ही उनकी आज़ादी को मान रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हिंदुत्व और RSS का मुझे पता नहीं कि क्या मसला है, ये हर चीज़ में इनको अपनी टांगें अड़ानी हैं और ये किसी को खुशी से और चैन से नहीं जीने देंगे। ना ये वहाँ पे अपने मुल्क के जितने भी लोग हैं उनके साथ सगे हैं, वहाँ पे भी इनकी जो है इस तरह की आयरों सुनने में आता रहता है। तो ये इनकी अपनी ही अंदर एक छोटी सी चल रही है मुमलिकत में बोल दूँ, या इनकी अपनी पार्टी, ये बस अपने लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर नहीं रहे, ये तो बल्कि सबसे बड़े एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, बट ये सिर्फ अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले याद होगा आपको OIC ने, जो अभी मैंने बताया था, आपने किसी प्रीवियस शो में बात भी की थी, तो सऊदी अरेबिया ने फंडिंग की है अफगानिस्तान के लिए, जो भी उनकी क्राइसिस सबको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो फ़लस्तीन को और कीपिंग दैट इन माई माइंड कि ये वाला कश्मीर का भी बहुत बड़ा मसला है, आप इसको यूँ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पे भी अगर आप कर लें और थोड़ा सा ध्यान अगर इसको दे दें तो बहुत सारे इश्यूज यहीं से जनरेट होते हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अनम पॉइंट ये है कि वो हल ही नहीं करना चाहते। अगर कोई मामला फंसा हुआ है, उसे अगर आप हल करें ना तो वो हो जाएगा। इतना कोई बड़ा मतलब नहीं है कि आप हल ही ना कर पाए, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, आपका इरादा ही नहीं है। सर मेरा आप लोगों से सबसे एक सवाल है कि टारगेट क्यों किया जाता है कश्मीर को? मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बचपन से एक चीज़ सुनती भी आ रही हूँ कि स्पेसिफिकली जो है वो कश्मीर को टारगेट किया जाता है। वहाँ पे क्या इंसान नहीं रहते? वहाँ पे क्या वहाँ पे कोई फील नहीं है? वहाँ पे कोई माएँ नहीं है, बहनें नहीं है, भाई नहीं है, बच्चे नहीं है? कश्मीर इज ट्रूली ब्यूटीफुल और वो चाहते हैं कि जो भी खूबसूरती है वो हम अपने अंदर समेट लें। और ऐसा नहीं है डिस्प्यूटेड तो वो शुरू से, लेकिन उनका ये जो है ना कब्जा करने वाली सोच। लेकिन पाकिस्तान के लोग वहाँ पे रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, कितने हमारे लोग कश्मीरी हैं। जब माइग्रेट होकर लोग कश्मीर की जानिब आए थे तो तब से इनका ऐसा है कि क्योंकि इनके भी माइग्रेशन में लोग आए थे तो इनका ये दिमाग वहीं से ये माइंडसेट है कि ये कश्मीर हमारा है। अरे माइग्रेट होकर कोई पहले आया था, मुद्दा ये नहीं है, जंग ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। मामला सिर्फ यहाँ पे खूबसूरती का नहीं, और भी यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने, मसले मसाइल और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि इंडिया की जो लालच है वो इसलिए भी है कि कश्मीर की तरफ से जो पाकिस्तान को पानी मिलता है, क्या होता है जब भी इंडिया और पाकिस्तान के कोई भी हालात ख़राब होता है तो उनका सबसे पहले होता है
पानी बंद कर, पानी बंद कर दो। तो पता है चीज़ ना, पे बस चलता पता वही है ना, करेंगे। हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, पानी किसने बंद किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज सिर्फ मैं कहूंगी वो ये है कि देखिए खूबसूरती की बात तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इतनी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो कश्मीर जन्नत की वादी है, ठीक है। आपको वहां पर इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। जंग क्यों है? क्योंकि वहां पर सरमायाकारी नहीं करने दे मादनियात है रहे वहाँ इनको। एग्जैक्टली अगर ये सरमायाकारी वहां पर शुरू हो गई, आपको पता है कि आपने टक्कर अमेरिका को देनी है। सना, आप दलेरी देखें ना, कि पता है कि आज रात है हमारे पास या दिन है या नहीं है, बट वो लोग दलेरी से वहां पर रहते हैं और अपने आप को कुर्बान कर रहे होते हैं। तो इस चीज के लिए हमें जो है वो हमेशा बैक उनके खड़े रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब तक उनकी बैक सपोर्ट रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी वो हारेंगे। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि उनको शायद हमारी जरूरत नहीं है, वो खुद इतने दलेर हैं, वो खुद लड़ाई कर सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि 9 लोगों की डेथ हुई है, तो वो उनके लिए सब चीजें बहुत आसान है। अरे अपने मुल्क को तो पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर जाके कश्मीर को पे कब्जा या उसको इन्वेड आप नहीं कर सकते। सॉरी, पहले आप अपने मुल्क के मसले हल करें। बिल्कुल ऐसा मुझे ही बहुत गुस्सा आता है, सॉरी आप टू क्या से, कहेंगे? बट इट्स ओके। देखें, जिन लोगों को उन्होंने शहीद किया, ये एक अगर शहीद करेंगे तो 100 और पैदा हो। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और मोदी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना भी आप जुल्म कर लें, जुल्म की इंतहा जैसी टच होती है तो रेवोल्यूशंस आते हैं, इनकलाब आते हैं और आते रहे हैं पहले और आगे भी आएंगे। जो सबसे बड़ा आर्टिकल 370 का इशू यही है कि जो इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि कायदे आजम ने जब अपनी पेश की थी 2 नेशन थ्योरी, उसमें गांधी कहते थे कि नहीं, मुसलमान हिंदू साथ रह सकते हैं। तो जो इनका राइट विंग है, जो इंडियाज राइट विंग हैज प्रूव्ड दैट कायदे आजम वाज राइट एंड गांधी वाज रॉन्ग। तो बेसिकली ये चीज है। आर्टिकल 370 जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने पेशकश की 2019 में, उसमें यही था कि ओनरशिप ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई का रहने, अल्लाह ना करे कोई मुंबई का रहने वाला है, वो जाके कश्मीर की प्रॉपर्टी ले सकता है। बिल्कुल। आप अगर इधर आ जाए, जो हमारा आजाद कश्मीर है, यहाँ पे अभी भी ये रूल है, बिकॉज आई एम कश्मीरी, कायनात आके मेरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, लीगल ही नहीं है। यू कांट बाय माय प्रॉपर्टी, माय लैंड। कश्मीरी ही कश्मीरी की प्रॉपर्टी खरीद सकता और है, वो भी जबरन। और ये इन लोगों ने जो किया, मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, ये क्यों किया इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ एरियाज मेजोरिटी कश्मीरी के बना दिए, फिर कुछ मुसलमान के बना दिए, कुछ हिंदूज के बना दिए। विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको लाके इधर सेटल करवा रहे हैं, ताकि ये बढ़ते रहे, पॉपुलेशन बढ़ती रहे। इनका गेम प्लान अभी का नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 50, 60, 80 इयर्स का ये गेम प्लान बनाया इन्होंने। ये सेम चीज इंप्लाई करना चाहते हैं जो यहूदियों ने, इजराइल ने किया विद फलस्तीन वेस्ट बैंक के एरिया में। तो ये इनका माइंडसेट है। बट आई एम टेलिंग यू, ये क्योंकि फलस्तीन चले थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर पे कि वो उनको एज सच कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। पाकिस्तान इज वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, एंड कुछ भी हो, वी आर अ न्यूक्लियर पावर। हम धमकी नहीं देते। दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर पावर बनाते हैं तो हम इसलिए बोलते हैं कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहे हैं। बट अगर हमें यूज करना पड़ा ते मोदी साहब सुन ले, ते फिर गौरी आया, ते फिर बाबर आया, फिर और भी बहुत सारे, अभी नाम नहीं बताएंगे हम आपको दिखाएंगे, शॉक करेंगे, और मोदी कहेगा ओ माय गॉड, आपने, सॉरी वो तो चाय वाला, ओ मेरे भगवान मेरे साथ क्या हो गया। नॉट डिसरिस्पेक्टिंग टू एनी रिलीजन, बट आई एम सेइंग कि मोदी हैज सेट एन एग्जांपल कि इससे ज्यादा गंदा इंसान, इससे ज्यादा इनह्यूमन इंसान तो है भी नहीं है, सांप है। इनह्यूमन सांप दुनिया में नहीं है। और कुछ टाइम है, ये तो टेन्योर आप जीत गए बॉलीवुड की सपोर्ट पे, कैश कुमार आ जरा बोल अपने फैंस को मुझे वोट दें, शाहरुख खान इधर आ वोट दें, लेकिन अगला टेन्योर आपका नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। उधर एक और बंदा है मूंछों वाला, वो ज्यादा लॉजिकल है, जो वो कहता है कि तो करो ना, करते क्यों नहीं। I don't remember his name. मोदी बहुत ही इलॉजिकल लगता है मुझे। आज तक कोई एक तुक की बात नहीं की, जितने भी हम सब उनकी वीडियोस देखते हैं। मोदी को लगता है कि वो मास्टरमाइंड है, बट आप सिर्फ चाय मेकर है। अच्छा अनम, बिल्कुल आप दो चाय पार्सल। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अपने जो है वो मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सका, वो दूसरों के लिए क्या करेगा। वो सिर्फ मास्टर प्लान जो है वो बनाता है तबाह करने के लिए, और कुछ भी नहीं करने के लिए। इनकी तरफ से है कि कश्मीर जो है इनका लैंड है, ठीक है, इंडिया का लैंड है, तो बागी तो होंगे, रिबेलियस तो पैदा होंगे। तो इसी बात पे आई वुड लाइक टू शेयर अ पीस ऑफ पोएट्री ऑफ हबीब जालिब विद आवर फैमिली, विद आवर फ्रेंड्स, जो हमें देखने वाले हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। उस नज्म का नाम है मैं बागी।
आई वुड लाइक टू स्टार्ट इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से, जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। वो जिनके होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनवाते हैं, फिर उसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। क्या कहने हैं। उन जालिम और बदकारों से, बाजार के उन मेमारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं। इन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी, जो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन का हरफे आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जहाँ सोचों पे ताजीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के गोरख धंधे हैं, जहाँ नफरत के ये फंदे हैं। सोचों की ऐसी पस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। क्या कहने हैं। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करे। थैंक यू। Very nice, Yunus. माशाल्लाह. That's all from our side. You touched our soul. Yes, thank you so much. And बस कोशिश ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी जो ज़मीर जागे। मुसलमान इस दुनिया में हैं, उनके दिल को भी ये बात टच करे। इंशाल्लाह. That's all from our side. Thank you once again. Take care. Goodbye. अल्लाह हाफ़िज़।